Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we will study the third chapter of your book Vistas. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. Students, actually ये चैप्टर एक ट्रेवलॉग है. ट्रेवलॉग मीन्स जो आप ट्रेवल करते हैं और उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, उसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं. मतलब योर एक्सपीरियंस ऑफ योर जर्नी. तो तिशानी दोशी जो राइटर हैं वो अंटार्कटिका की जर्नी करती हैं और अपने जर्नी का वो जितना भी सस्पेंस है, थ्रिल है, एडवेंचर है और इम्पोर्टेंस है, उसको वो शेयर कर रही हैं इस चैप्टर में. तो लेट अस स्टार्ट. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप अपने प्लेनेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, प्लेनेट मीन्स द अर्थ वेयर वी लिव ऑन, तो इस प्लेनेट के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू. तो अंटार्कटिका ही ऐसा प्लेस है जहां आपको जाना चाहिए. फिर आगे तिशानी दोशी कहती हैं, अर्ली दिस ईयर, जिस साल वो जर्नी करती हैं अंटार्कटिका के लिए, आई फाउंड माई सेल्फ ए बोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकाल्स्की. तो एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की है, एक शिप है, रशियन शिप जिसे रशियन रिसर्च वेसल कहा जाता है, उस पे वो सवार होती हैं. हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका की ओर जा रहा था. और अंटार्कटिका कैसा है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड है. तो अंटार्कटिका की यात्रा पर तिशानी दोशी जा रही हैं रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकाल्स्की पर सवार होकर. माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. और उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? मद्रास से स्टार्ट होती है. और डायरेक्शन क्या है? 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इसी डायरेक्शन में उनका शिप एकेडमिक सोकाल्स्की जा रहा होता है. एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा तब वो अंटार्कटिका पहुंचेंगे? 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स. इतने सारे डिस्टेंस को क्रॉस करते हुए उनको अंटार्कटिका पहुंचना है. चूँकि एक्सट्रीम साउथ में जा भी रहे हैं. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप. तो 100 आवर्स लगे तिशानी को वहाँ पहुँचने में, और जिसमें वो कार पर भी सवार हुई हैं, एरोप्लेन की भी सवारी करी हैं, और शिप में तो वो जा ही रही हैं. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप
एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। क्या कहती हैं कि माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। चूँकि अंटार्कटिका पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ की चादर से ही वो ढका रहता है, इसलिए वो कहती हैं एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, और जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच सकती है वहाँ बस वाइट चादर बिछा दिखता है आपको, और एट द एंड आपको ब्लू होराइजन दिखता है। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी डिलाइटेड होते हैं वो, और बिल्कुल वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरत वो जगह हो सकती है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और वंडरफुल एक्सपीरियंस होने का बहुत सारा रीज़न्स उनको होता है। सबसे पहला रीज़न तो इमेंसिटी है, इट्स आइसोलेशन है, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो जो इतना इमेंस जो कोल्ड है, इतना इमेंस जो वाइट एक्सपेंशन है, बर्फ़ की चादर पूरा लैंड मास ओढ़ा हुआ है, और वो बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड है जहाँ पे कोई आपको बायोडाइवर्सिटी दिखती नहीं है, कोई ह्यूमन साइन नहीं है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इनकी इस जर्नी को वंडरफुल बनाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वंडरफुल चीज़ें हैं वो है कि इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। ऐसा कहा जाता है, जियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ या साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर, इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर द सेम लैंड मास, दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। तो लेट अस सी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये क्या कहती है पार्ट ऑफ हिस्ट्री? 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि अपनी भाषा में हम कह सकते हैं 65 करोड़ ईयर्स पहले, ए जाइंट एमालगमेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। तो एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था। सुपर कंटिनेंट का मतलब कि ये जितने भी अभी कंटिनेंट हैं हमारे ग्लोब पर, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और वो सिंगल ही लैंड मास हुआ करते थे, और बहुत लाखों साल के बाद धीरे धीरे वो सेपरेट होने लगे, और अभी मॉडर्न ग्लोब हम देखते हैं जिसमें डिफरेंट कंटिनेंट्स हो गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हो गए हैं। तो कहते हैं कि करीब 65 करोड़ साल पहले तक ये एक ही लैंड मास हुआ करता था, जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। जो अभी प्रेजेंट डे अंटार्कटिका था, वो पहले उस गोंडवाना लैंड के सेंटर में हुआ करता था। थिंग्स वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीज़ें काफ़ी अलग थीं उस समय। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, उस समय ह्यूमन बीइंग का अराइवल इस धरती पे नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और क्लाइमेट काफ़ी वार्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और इस पूरे धरती पे, पूरे लैंड पे, जो गोंडवाना लैंड है, वाज फुल ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मीन्स प्लांट वेजिटेशन, एंड फाउना मीन्स एनिमल किंगडम। तो ये पूरे लैंड मास पे भरे पड़े थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और गोंडवाना 500 मिलियंस यानी 50 करोड़ साल तक वो
ऐसे ही रहता है। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट, लेकिन जब डायनासोर्स विलुप्त होने लगे, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और जब मैमल्स का अराइवल होने लगा, द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो ये जो लैंड मास है, जो सिंगल लैंड मास हुआ करता था, वो एक सेपरेट होने लगा ड्यू टू इंटरनल प्रेशर ऑफ द अर्थ, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि अभी हम ग्लोब को देख पाते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो अंटार्कटिका की जो जर्नी है वो क्या है, अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो इट इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो ये उस हिस्ट्री का पार्ट है जब पूरा ग्लोब एक ही लैंड मास गोंडवाना लैंड हुआ करता था। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, तो ये जानकारी लेना कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ को जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, ये सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन हम अंटार्कटिका से ले सकते हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और ये जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो इन सब चीज़ों को समझने में जो हमारी कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स हैं, धरती के जो डिफरेंट अर्थ के लेयर्स होते हैं, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और ग्रेनाइट जो स्टोन्स होते हैं, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम इस लैंड मास के इवोल्यूशन और इसके एक्सटिंक्शन के बारे में हमें नॉलेज, हमें इंफॉर्मेशन वहाँ मिल सकती है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. तो when you think, जब आप सोचेंगे कि इनके बारे में कि that can happen in a million years, ये लाखों वर्ष लग जाते हैं ये सारी चीज़ें इवॉल्व होने में, it can get pretty mind-boggling, तो ये काफ़ी एक प्रेटी माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा होता है, जहाँ आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना लाखों साल के बाद धीरे धीरे इतने सारे चेंजेस हम देख पाते हैं। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, ऐसा आप फील कर सकते हैं जैसे कि इंडिया नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया जो है उसके तरफ वो जा रहा होता है, उससे वो टकरा रहा होता है। एशियन जो प्लेनेट हैं नीचे, जो सीड्स हैं अर्थ के अंडर में, नीचे में, उससे टकरा रहा होता है। टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज़, और दोनों जब अंदर की चट्टानें टकराती हैं, लैंड मास जब टकराते हैं, तो उनके बीच से एक हिमालयन रेंजेस डेवलप हो जाता है। तो उसी तरह से साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका उसी तरह से एक दूसरे के इनर जो प्लेट्स हैं वो टकरा के और बीच में माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट। और फिर इन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के जो इनर प्लेट्स हैं उनके नज़दीक आने से, एक दूसरे की तरफ पुशअप होने से क्या बनता है, ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट्स बनती हैं, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज, जिसके वजह से अंटार्कटिका बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और एक्सट्रीम बॉटम में चली जाती है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, और तिसानी दोषी कहती हैं, चूँकि वो साउथ को बिलोंग करती हैं,
तो कहते हैं कि साउथ में तो हीट ज़्यादा होता है, तो उस जगह से जहाँ पे सूरज काफ़ी ज़्यादा धरती को आशीर्वाद ज़्यादा देता है, मतलब ज़्यादा गर्मी महसूस करने वाला जगह से वो तिसानी दोषी बिलोंग करती हैं। लेकिन अभी वो कहाँ चली गई हैं, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो इस ग्लोब का, इस धरती का कोल्डेस्ट प्लेस है। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। तो इनके लिए काफ़ी चिलिंग प्रोस्पेक्ट है ये, क्योंकि ये उस जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे धूप इनको ज़्यादा मिलता है, गर्मी ज़्यादा रिसीव करती हैं, और एक साथ वहाँ से उठ के ऐसे जगह पे चली गई हैं जहाँ पे पूरे अर्थ का 90% ऑफ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। तो रियली इट्स ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर ए पर्सन लाइक तिसानी दोषी, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। ये सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। ये एक मेंटल स्टेटस के लिए भी है कि आप फिज़िकली तो फिट नहीं ही होते हैं कि एक बार बिल्कुल भी गर्मी वाले आप वातावरण में रहते हों, अचानक से फ्रिजिड कंडीशन में चले जाएं, तो आपकी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस पॉइंट भी वो थोड़ा सा कंसर्निंग मैटर है। लेकिन ये एक इमेजिनेशन लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी ये काफ़ी एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल। ये पिंग पोंग बॉल की तरह कहती हैं, ऐसा लग रहा है उनको, एक बड़े से पिंग पोंग बॉल पे हम टहल रहे होते हैं। तो वो पिंग पोंग बॉल कैसा है? डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पे देयर इज़ नो साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का कोई साइन नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है जहाँ तक आप देख सकते हैं, आपकी आंखें देख सकती हैं। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं है जो जैसा लगे कि यहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन हो सकता है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पे आप बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि आप धरती पे हैं, क्योंकि धरती पे होने का जो मतलब है, जो परसेप्शन है कि वहाँ पे विलेजेस होंगे, वहाँ पे टाउन्स होंगे, सिटीज़ होंगी, सिविलाइजेशंस होंगे, ट्रीज़ होंगे, फॉरेस्ट होंगे, इस टाइप की कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मीजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। क्या कहती हैं कि द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम, हालांकि जो विजुअल इनका स्केल है वो फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, छोटा से छोटा चीज़ से लेके और बड़ा चीज़ तक का यहाँ पे आपको आप दिख जाएंगे। मीजेस एंड माइट्स, जो बहुत ही छोटी जो इंसेक्ट्स होती हैं, उससे लेके टू ब्लू व्हेल्स, जो सबसे बड़ी मैरीन लाइफ एनिमल होती हैं, ब्लू व्हेल्स जो सबसे बड़ी मैरीन एनिमल होती हैं, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और फिर आइसबर्ग्स जो आइस माउंटेन भी हम कहते हैं उनको, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एज बिग एज कंट्रीज, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज़ ऑफ बेल्जियम। जो लास्ट बड़ा सा जो आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है, उसका जो साइज़ है वो एक कंट्री के बराबर, बेल्जियम के साइज़ के बराबर रिकॉर्ड किया गया है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सीरियल 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट, क्योंकि जो डेज है यहाँ पे वो काफ़ी पायस है, काफ़ी प्योर है, काफ़ी फुल ऑफ सैंक्टिटी है। 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट
बिल्कुल जैसे इग्लू, जहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम ठंड है, बर्फ़ी बर्फ़ है, वहाँ पे हम बर्फ़ के घर भी बना लेते हैं, इग्लू टाइप का, जो आपको थोड़ी सी गर्मी का भी एहसास देते हैं। उसी तरह से ये ऑस्ट्रल समर लाइट की तरह थोड़ा सा वार्म भी दिखता है। जो ऑस्ट्रल मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जो समर लाइट होता है, मतलब हल्का गुनगुना। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और बिल्कुल भी कंप्लीट साइलेंस, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके साइलेंस को डिस्टर्ब करे, सिवाय इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच और कैल्विंग आइस शीट्स। जो ओकेजनल एवेलेंच आते हैं, जो स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो इसके साइलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। या फिर जो आइस कैल्विंग आइस शीट्स, जो आइस की जो परत हैं वो गिरती रहती हैं, तो वो जो आवाज़ करते हैं उससे थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है। इसके अलावा द प्लेस इज़ कंप्लीट स्टिल, कंप्लीट साइलेंस इज़ देयर, कंसिक्रेट्स द प्लेस। तो यही सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा वहाँ की जो एक पायस है, एक कंप्लीट जो साइलेंस है उसको इंटरप्ट करती हैं। बाकी काफ़ी शांति है वहाँ। इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और यही सब जो चीज़ें हैं वो आपको फोर्स करती हैं कि वहाँ पे आप इस अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नॉलेज को वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड, लेकिन जो फॉर ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के लिए जो प्रोग्नोसिस है इट्स नॉट गुड। व्हाट डज इट मीन? एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड, जो क्योंकि जो हमारे धरती के रेस्ट ऑफ द पार्ट में जो कुछ भी यहाँ पे धरती के ऊपर डिस्टर्बेंस होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से जो हम इस धरती को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे इकोसिस्टम को जो हम नुकसान पहुँचाते हैं, उसका जो इंडिकेशन है वो सारा कुछ वो स्टोर हो जाता है अंटार्कटिका के बर्फ़ में, और वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वहाँ पे प्रिजर्व होता है। तो जो वहाँ का इंडिकेशंस हैं वो हमें बताता है कि फ्यूचर पास्ट तो हमारा जैसा भी हो, लेकिन प्रेजेंट जो इंडिकेशन है वो हमें बताता है कि हमारा जो फ्यूचर है दिस इज़ नॉट गुड। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। ये जो इंडिकेशन है वो हमारे लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तो वी शुड टेक केयर of our beloved earth.